माँ बाप के मरने के बाद भरत की दो बहनें थीं जिनकी खातिर वो विदेश चला गया। तो पीछे से पत्नी के मायके वालों ने कब्जा जमा लिया। वो सास को पैसे भेज देता तो सास कहती मैं बच्चियों को माँ बनकर इनकी शादियाँ करूँगी, और उल्टा उसने बच्चियों को नौकरानी बना दिया। अक्सर बच्चियों के कपड़े फटे देखकर मोहल्ले वाले उन्हें पुराने कपड़े दे देते। 2 साल गुजर गए तो सास पत्नी ने एक बार भी बहनों से बात न करवाई। तो भरत को अजीब से ख्याल आने लगे और वो रातों रात भागता हुआ आया, और जब उसने घर का दरवाज़ा खोला तो उसका कलेजा फट गया, क्योंकि सामने रचना, मेरी बहनों का बहुत ख्याल रखना। मेरे माँ बाप की मृत्यु के बाद मैंने इन्हें बाप बनकर पाला है। इन्हें कभी बाप की कमी महसूस होने नहीं दी। दोनों बहनें भाई के साथ लगकर रोए जा रही थीं। रचना ने आगे बढ़कर दोनों को अपने साथ लगा लिया। कहने लगी, भरत, मैं तो इन्हें अपनी छोटी बहनों की तरह समझती हूँ। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं इन्हें माँ की तरह पालूंगी। भरत की शादी को अभी 8 महीने हुए थे जब उसके दोस्त की वजह से उसकी नौकरी मलेशिया में लग गई। 8 महीने से रचना का व्यवहार अपनी दोनों नंदों के साथ बहुत अच्छा था। जब से भरत के माँ बाप की एक दुर्घटना में मौत हुई थी, दोनों बहनें भरत से बहुत करीब हो चुकी थीं, और वो भी उन्हें भाई से बढ़कर बाप की तरह प्यार करता था। और विदेश जाने की भी असली वजह यही थी ताकि वो उनकी शादियां अच्छे तरीके से कर सकता। बड़ी वाली बहन 18 साल की थी और छोटी 16 साल की। दोनों ही स्वभाव की बहुत ज़्यादा अच्छी थीं। भरत जब जाने लगा तो उसकी आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थीं। बहरहाल वो दोनों बहनों को छोड़कर मलेशिया चला गया। पीछे से रचना का कुछ दिन विदिशा और ईशा के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रहा। एक दिन वो कहने लगी कि हम तीनों औरतें घर में अकेली होती हैं, और मैं भी जवान जहान हूँ, और तुम दोनों भी इस तरह अकेला रहना ठीक नहीं है। पूरा मोहल्ला जानता है कि ये तुम्हारा भाई विदेश में है, यहाँ नहीं है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अपनी माँ और भाई को बुला लूँ। इन दोनों बच्चियों को भला क्या ऑब्जेक्शन हो सकता था, क्योंकि जितनी बार भी रचना की माँ घर पर आई थी, बच्चियों के साथ बड़ी प्यार मोहब्बत दिखाती थी। कुछ ही दिन में रचना की माँ और भाई भी घर पर आ गए और वहीं रहने लगे। लेकिन उसके भाई की नज़रें अच्छी नहीं थीं और न ही इसकी सोहबत अच्छी थी। आवारा लड़कों में उठता बैठता था, लड़कियों के साथ छिड़कानी भी करता था। लेकिन ईशा और दिशा इन बातों से अनजान थीं। ना वो कमाता था और ना ही उसे कमाने से कोई मतलब था। पूरा दिन बस एक कमरे में कब्जा जमा कर बैठा रहता था, और वह कमरा ईशा और दिशा का था। घर बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए जब रचना ने अपनी अपनी माँ और भाई को घर बुलाया तो ईशा और दिशा से कहने लगी, तुम लोग मेरे ही कमरे में सो जाया करना, क्योंकि मेरा भाई अकेले कमरे में रहने का आदी है। अपना कमरा तुम लोग उसके लिए खाली छोड़ देना। दोनों पहले तो एक दूसरे को हैरत से देखने लगी, फिर अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी, यहाँ हमारे कपड़े हैं, हमारी किताबें हैं, हम क्या क्या उठाएंगे। वो कहने लगी, सब कुछ यहीं रहने दो, रात की तो बात है, वो सो जाया करेगा, दिन में वो बाहर बैठ जाएगा, तुम लोग अपने कमरे में पढ़ लिया करना। एक ही कमरे में रचना और उसकी माँ बेड पर सो गईं और दोनों लड़कियों का ज़मीन पर बिस्तर बिछा दिया। ये देखकर दोनों बहनें बड़ी परेशान हुई थीं। उन्हें अपने कमरे की आदत थी। हालांकि ड्राइंग रूम भी उनके घर में था। रचना चाहती तो अपने भाई को वहाँ भी रख सकती थी। एक बार दोनों को कॉलेज जाना था। ईशा भी हाई स्कूल में थी और दिशा इंटर में पढ़ती थी। उन्हें सुबह सुबह उठकर कॉलेज के लिए तैयारी करनी थी। रचना और उसकी माँ बेखबर सो रही थी। उन्होंने रचना को जगाया कि अपने भाई से कहें कि कमरा खाली कर दे, क्योंकि हमें तैयार होना है, कॉलेज जाना है। वो कहने लगी, अरे तुम क्या सुबह सुबह मेरी नींद ख़राब कर रही हो। जाओ, जाकर दरवाज़ा खटखटाओ और गुड्डू से कहो कि कमरे से बाहर निकल जाए। वो कमरे से बाहर चला जाएगा। बड़ा सीधा भाई है मेरा, और तुम लोग भी उसे भाई ही समझो। ज़्यादा झिझक दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दोनों उठकर जब अपने कमरे पर दस्तक देने लगी तो अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आई, क्या तकलीफ़ है, सुबह सुबह किसे मौत पड़ी है जो दरवाज़ा धड़धड़ाया जा रहा है। गुड्डू की तेज़ आवाज़ सुनकर दोनों ही घबरा गई थीं। ईशा ने हिम्मत करके कहा कि गुड्डू भाई, हमें कॉलेज जाना है। वो कहने लगा, तो मैं क्या करूं। दिशा कहने लगी, हमारा कमरा खाली कर दो, हमें तैयार होना है। वो कहने लगा, ये अजीब मुसीबत है, दीदी तो कह रही थी कि ये कमरा तुम्हारा है। फिर कहने लगा, अच्छा रुको। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोला तो सिर्फ पैंट ही पहनी थी, शर्ट और बनियान पहनने की भी तकलीफ़ नहीं की थी, और ऐसे ही बेशर्मों की तरह दरवाज़ा खोल दिया। दोनों बहनों की नज़रें झुक गई थीं। फिर वो गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया और जाकर लाउंज के सोफे पर लेट गया। दोनों बहनें तैयार हुईं, अपनी किताबें उठाईं। जब नाश्ता बनाने के लिए टीवी लाउंज में आई तो वो सोफे पर वैसे ही सोया हुआ था, किचन लाउंज में ही था। जैसे ही दोनों अपने लिए नाश्ता बनाने लगी तो खटपिट की आवाज़ पर वो चिल्लाने लगा, कहने लगा, तुम दोनों को चैन नहीं है कि सुकून से सोने दो। दोनों ही घबरा गईं, बिना नाश्ते के ही कॉलेज चली गईं। जैसे ही कॉलेज से वापस आईं तो दोपहर का 2 बज गया था। कॉलेज के नुक्कड़ पर ही उन्होंने आवारा लड़कों के साथ गुड्डू को भी देखा।
खड़े देखा जो आती जाती लड़कियों पर कमेंट पास कर रहा था। दोनों बहनें घबराती हुई गली से गुजरी थीं। जब घर पहुंची तो पूरा घर बिखरा पड़ा था और दोनों माँ बेटी नाश्ता कर रही थीं। रचना कहने लगी, अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई। मेरे तो आज सर में बहुत दर्द हो रहा है। सुबह से मैं तो दर्द से तड़पी जा रही हूँ। अभी मैंने सर दर्द की दवा खाई है। ऐसा करो दिशा, तुम किचन और घर की सफाई कर लो और ईशा तुम खाना बना लो। दोनों बहनों ने बस कपड़े ही बदले थे और घर के कामों में लग गईं। दोपहर के 2:30 बज गए थे। भूखी प्यासी दोनों घर के कामों में लगी थीं। सारा काम करने के बाद 3:30 बज चुके थे जब ईशा ने रोटियां बनाई और दिशा से कहने लगी, पहले खाना खा लेते हैं फिर बैठकर पढ़ लेंगे। वो दोनों जैसे ही खाना खाने लगी तो गुड्डू घर आ गया। वो लाउंज में ही बैठी खाना खा रही थी जब उसने चिल्लाकर रचना को पुकारा। रचना अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी। रचना कहने लगी, क्या परेशानी है, क्यों चिल्ला रहे हो? वो कहने लगा, भाई यहाँ पर खुद ही खाना खाने का चलन है क्या? किसी को रोटी पानी नहीं पूछा जाता? थक हार कर बाहर से आया हूँ और कोई खाने को भी नहीं पूछता। उसका इशारा ईशा की तरफ था। रचना कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है। फिर कमरे से बाहर आई, उन दोनों बहनों को खाना खाते देखा तो कहने लगी, तुम लोगों को बस अपनी ही पड़ी है। मेरा भाई बाहर से आया है, क्या था कि 2 रोटियां इसके लिए भी पका देती। ईशा कहने लगी, भाभी मैं खाना खाकर बना दूंगी। हम भी कॉलेज से भूखे ही आए थे और अभी सारे घर के काम करके खाना खाने लगे हैं। ये कहना था कि रचना की माँ जो वहीं पर बैठी गीता का पाठ कर रही थी कहने लगी, हे भगवान, रचना तुम्हारी नंदों की तो बड़ी लंबी जुबान है। अरे क्या भरत आता तब भी ये ऐसे ही जबान चलाती। क्या 2 रोटियां भाई को पका के ना देती? सही बात है, गैर भाई जितना भी कर ले गैर ही रहते हैं। गुड्डू तो इनको अपनी छोटी बहनें समझता है, लेकिन ये कहाँ इसके लिए रोटियां बनाएंगी। खैर मैं उठकर बना देती हूँ। मेरी बूढ़ी जान में अभी भी इतनी ताकत है कि अपने बेटे के लिए 2 रोटियां डाल दूँ। ईशा ने खाना वहीं छोड़ दिया। कहने लगी, आंटी आप रहने दें, मैं गुड्डू भाई को रोटी बना देती हूँ। वो उठकर किचन में चली गई। रचना की माँ कहने लगी, बेटा 2 रोटियां मुझे भी पका दो और एक अपनी भाभी को भी बना देना, बेचारी के सर में बड़ा दर्द है। ईशा रोटियां बनाने लगी और गुड्डू ही दिशा के बराबर में बैठ गया। प्लेट में सब्जी डाली और रोटी उठाकर खाने लगा। दिशा पीछे हट गई। खाना खाने के समय वो बार बार दिशा का चेहरा देख रहा था। यूँ तो दोनों बहनें ही सुंदर और मासूम थीं, लेकिन दिशा ज़्यादा सुंदर थी। गुड्डू की नज़रें उस पर बड़ी धड़ल्ले से उठने लगीं। दिशा उलझन का शिकार हुई थी। अभी मुश्किल से आधी रोटी ही खाई थी कि उसने बाकी की रोटी वहीं छोड़ी और अपने कमरे में चली गई। ईशा रोटियां बनाने लगी तो गुड्डू ने 2 के बजाय 4 रोटियां खाई थीं। बेचारी किचन में ही थक गई थी। सब खाना खा चुके थे लेकिन उसकी भूख मर चुकी थी। रोटियां बनाने के बाद जब वो कमरे में आई तो दिशा रो रही थी। ईशा उसके पास बैठ गई। कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? वो कहने लगी, भाभी का ये जो भाई है ना, ये अच्छा नहीं है, मुझे अजीब अजीब नज़रों से देखता है। हम अपना कमरा इनको क्यों दें? अब हमें पढ़ना है और देख लेना खाना खाते ही ये कहेगा कि कमरा खाली करो, मुझे सोना है। भाभी से ड्राइंग रूम में क्यों नहीं शिफ्ट करती? वहाँ एक पलंग बिछा दें, पूरा दिन वहीं पड़ा रहेगा। कम से कम हम तो अपने कमरे में सुकून से उठ बैठ सकेंगे। अभी वो बात कर ही रही थी कि जब बिला झिझक गुड्डू ने कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में आ गया। कहने लगा, तुम दोनों निकलो यहाँ से, मुझे सोना है। इस बार ईशा ने उससे कहा था कि गुड्डू भाई हमें पढ़ना होता है, इसलिए प्लीज़ आप ड्राइंग रूम में जाकर शिफ्ट हो जाएं। वो कहने लगा, बड़ी ज़ुबान चलती है तुम्हारी, अभी जाकर दीदी को बताता हूँ। वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद रचना आ गई। कहने लगी, क्या तुम लोगों ने गुड्डू को कमरे से बाहर निकलने के लिए कहा है? ईशा कहने लगी, भाभी हमें पढ़ना है, आप ऐसा करें गुड्डू भाई को ड्राइंग रूम में शिफ्ट कर दें। वो कहने लगी, पागल हो गई हो, ड्राइंग रूम मेहमानों के लिए होता है, वहाँ पर कोई नहीं रहेगा। ईशा कहने लगी, ठीक है, फिर हम दोनों वहाँ जाकर पढ़ लेंगे। रचना कहने लगी, बिल्कुल नहीं, ड्राइंग रूम में कोई नहीं जाएगा, तुम लोगों को पढ़ना है तो टीवी लाउंज में पढ़ लो। गुड्डू दोपहर का बाहर का गया हुआ था, थका हारा आया है, क्या ये 2 घड़ी आराम भी नहीं कर सकता? इंसान को ज़रा तो लिहाज होता है, लेकिन तुम तो शायद सारे लिहाज ही भूल बैठी हो। रचना ने भी उन्हीं को बातें सुनाई थी। दोनों बहनों ने अपनी किताबें उठाईं और टीवी लाउंज में आ गईं। गुड्डू उनके कमरे में चला गया। उन दोनों की ज़िंदगी दिन ब दिन बदतर होने लगी थी। अब तो गुड्डू बिला झिझक किचन में आ जाता, कभी ईशा के पास खड़ा हो जाता, कहता, मुझे चाय बना कर दो। वो कहती, भाई आप बाहर जाकर बैठे, मैं चाय बनाकर बाहर टेबल पर रख दूंगी। लेकिन वो कहता कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है, मेरी मर्जी, मेरी बहन का घर है, जहाँ चाहे खड़ा हूँ। तो कभी दिशा को अपने कमरे में बुलाता, कहता, जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ। रचना ने तो हर काम से ही हाथ खींच लिया था, कोई काम नहीं करती थी। माँ बेटी दोनों बैठी टीवी देखती रहती थीं और सारे कामों की जिम्मेदारी भरत की दोनों छोटी बहनों पर डाल दी थी। लेकिन बात बस यहीं तक सीमित ना थी। एक दिन तो गुड्डू ने वो हरकत की कि दिशा सोच भी नहीं सकती थी।
वो दोनों कॉलेज से वापस आ रही थीं कि जब वो अपने आवारा दोस्तों के साथ खड़ा था। एक दोस्त ने दिशा को सीटी मारी तो गुड्डू उसके पेट पर कोहनी मारकर कहने लगा, इसे मत छेड़ना, ये मेरी वाली है। फिर उसने ईशा पर कमेंट पास किया। ईशा कितने दिनों से बदतमीजियां बर्दाश्त कर रही थी। दबे शब्दों में एक दो बार रचना से भी कह चुकी थी कि आपका भाई आवारा लड़कों के साथ खड़ा होता है और आते जाते परेशान करता है, तो वो आगे से टाल जाती, कहती बच्चा है, बड़ा होगा खुद ही समझ जाएगा। हालांकि वो 21 साल का था, छोटा बच्चा तो ना था। इस पर गुड्डू हंसने लगा, कहने लगा, हाँ हाँ, इसे छेड़ सकते हो। उस लड़के को तो जैसे मौका मिल गया वो ईशा के पीछे पीछे चलने लगा। कहने लगा, कहाँ जा रही हो। ईशा खामोशी से चलती रही। दिशा की भी रंगत उड़ी हुई थी। उसने अपनी बहन का हाथ जोर से पकड़ रखा था कि अचानक उस लड़के ने ईशा का दुपट्टा पकड़कर खींचा। एक जोरदार थप्पड़ था जो ईशा ने उस लड़के के मुंह पर मारा। ये देखकर बाकी के लड़के भी हैरत से देखने लगे। वो कहने लगी, शर्म नहीं आती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा दुपट्टा खींचने की। शोर की आवाज़ सुनकर आसपास के दुकानदार ईशा के पास आ गए। ईशा कहने लगी, लड़के कब से हमें तंग कर रहे हैं, आते जाते कमेंट पास करते हैं, और आज इस लड़के की इतनी हिम्मत कि इसने मेरा दुपट्टा खींचने की कोशिश की। ये सुनना था कि दुकानदारों ने भी उस लड़के को खूब मारा। बाकी के लड़के तो वहाँ से भाग निकले। ईशा और दिशा जब घर पहुंची तो ईशा ने दिशा से कहा कि तुम कोई भी बात रचना भाभी को नहीं बताओगी। उस दिन गुड्डू दोपहर को घर नहीं आया था, बल्कि रात को आया था, और घर आते ही रचना को पुकारने लगा, कहने लगा कि तुम्हारी नंद ने अच्छा नहीं किया। अरे अगर इसे उस लड़के से कोई परेशानी थी तो मुझसे कहती, मैं उसे समझा देता। इसने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा है और उससे दुकानदारों से भी पिटवाया है। वो इस लड़की को नहीं छोड़ेगा। रचना कहने लगी, तुम्हें क्या ज़रूरत थी लड़कों के साथ उलझने की। अरे लड़कों का तो काम ही यही होता है कि गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर कमेंट पास करना। ईशा कहने लगी, उसने मेरा दुपट्टा खींचा था भाभी, और ये बात कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आज मैं उसे थप्पड़ ना मारती तो कल को वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। गुड्डू कहने लगा, ऐसे ही कुछ कर सकता था, तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं थी, तुम मुझसे कह देती, मैं उसे समझा देता। ईशा गुस्से से भरकर कहने लगी, तुम समझाते, तुम तो खुद उनके साथ खड़े होकर लड़कियों के साथ यही हरकतें करते हो। हम इसलिए चुप थे कि हमारी भाभी के भाई हैं, वरना तुम्हारी हरकतें भी ऐसी ही हैं कि तुम्हें भी बीच बाजार में पीटा जाए। ये कहना था कि रचना गुस्से से बोली, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। एक थप्पड़ रचना ने ईशा के मुंह पर मारा था। दिशा तो वहीं डरी खड़ी रह गई। ईशा कहने लगी, भाई का फ़ोन आने दो, मैं सारी बातें बताऊंगी अपने भाई को। आप इसे यहाँ से चलता करें, वरना मैं भाई से कहकर इसे इतने जूते पड़वाऊंगी कि ये हमेशा याद रखेगा। हम कब से बर्दाश्त कर रहे हैं, घर के सारे काम भी कर रहे हैं, हमारा कमरा भी आपने अपने इस आवारा भाई को दे दिया है। ये घर हमारा है, हमारे भाई का घर है। अपनी माँ और भाई से कहें कि निकले यहाँ से। ईशा हिम्मत दिखा रही थी, लेकिन ये नहीं जानती थी कि इसका अंजाम क्या होगा। दोनों माँ बेटी ने उस रात दिशा और ईशा को खूब मारा। उनके कॉलेज की किताबें चूल्हे पर रखकर जला दी। कहने लगी कि तुम लोगों को पढ़ने नहीं देंगे, तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलोगी। भरत का फ़ोन आता तो रचना और उसकी माँ ईशा और दिशा से उसकी बात नहीं करवाती थी। भरत की सास उससे कहती कि मैं तो उन्हें अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ, माँ बनकर उन्हें प्यार करती हूँ, और उनके बड़े अच्छी तरह जगह रिश्ते भी करा दूंगी। तुम बस पैसे भेजो, क्योंकि तुम्हारी बड़ी बहन अब जवान हो गई है और उसके रिश्ते भी बड़े अच्छे अच्छे आ रहे हैं। और देखो बेटा, अच्छे रिश्ते की भी एक उम्र होती है। लड़की की उम्र अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर अच्छे रिश्ते नहीं आते। भरत ने अच्छी खासी रकम अपनी सास को भेजनी शुरू कर दी। इन्हीं दिनों गुड्डू ने अपनी उसी दोस्त से कहा कि अगर तुम ईशा से बदला लेना चाहते हो तो अपनी माँ को हमारे घर ईशा के रिश्ते के लिए भेजो, और हम ये जाहिर करेंगे कि तुम कोई और लड़के हो और बड़े अच्छे घर से उसका रिश्ता आया है। जैसे ही तुम्हारा उससे रिश्ता तय हो जाएगा और तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी तो फिर तुम पूरी ज़िंदगी अपने थप्पड़ का बदला उससे लेते रहना। वो लड़का तुरंत मान गया और अपनी माँ को ईशा के लिए रिश्ता के लिए भेज दिया। उससे ये बताया गया कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत कमाता है, शरीफ है। ईशा का रिश्ता उसी आवारा लड़के के साथ पक्का कर दिया गया। ईशा इस बात से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन शादी नहीं करना चाहती थी। उसने कई बार कोशिश की कि वो भरत को मना करे कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फ़ोन सिर्फ रचना के ही पास होता था। अब रचना अपने फ़ोन से उनकी बात भरत से नहीं करवाती थी। जब भी भरत पूछता कि ईशा और दिशा कहाँ हैं तो वो बहाने बना देती कि पढ़ रही है, सो रही है। भरत, वो तो कभी तुम्हें याद ही नहीं करती, कभी उन्होंने कहा ही नहीं कि भाई से बात करवा दें। बस उन्हें तो ये मतलब होता है कि भाई ने कितने पैसे भेजे हैं। मैं तो उन्हें महीने के 5,000 खर्च भी देती हूँ, फिर इसके अलावा उनके खर्चे ही क्या हैं। बस तुम कोशिश करो कि अपनी ड्यूटी डबल कर लो। जाहिर सी बात है, कमाओगे तो बहनों की शादी करोगे,
और फिर जल्दी वापस आ जाओ, मैं कब तक सब्र करके बैठी रहूं। 8 महीने तो हमारी शादी को हुए थे और तुम बहनों के लिए परदेश चले गए। फिर उसे ईशा के रिश्ते की भी खुशखबरी सुना दी। लड़के की बड़ी तारीफें करने लगी। वो कहने लगा, देखो बहुत देखभाल कर मेरी बहन का रिश्ता करना। वो कहने लगी, हाँ हाँ, लड़का बहुत अच्छा कमाता है, ईशा बहुत खुश रहेगी। वो कहने लगा कि तुम मंगनी तो कर दो, लेकिन शादी उसी समय होगी जब मैं वापस आ जाऊं। रचना कहने लगी, उसकी सास मंगनी की बजाय डायरेक्ट शादी करना चाहती हैं। हमने कहा है कि अब शादी अभी कर देते हैं और विदाई उस समय करेंगे जब तुम आ जाओगे। पता नहीं क्यों भरत वहाँ पर बहुत परेशान था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि दोनों बहनें जो उसे इतना प्यार करती थीं एक बार भी उससे फ़ोन पर बात ना करें। उसे कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिल रही थी। वो चाहता था कि एक बार इंडिया का चक्कर लगाए। कई बार कह चुका था कि मेरी ईशा से और दिशा से बात करवाओ, लेकिन वो नहीं करवाती थी। अब तो रचना ने उन दोनों बहनों को कपड़े तक बनवाने छोड़ दिए थे। वो हर समय पुराने कपड़ों में रहने लगीं। अक्सर मोहल्ले की औरतें जब घर आती तो इन दोनों लड़कियों का हुलिया देखकर उन्हें तरस आने लगता, तो वो अपने कपड़े उन्हें दे जाती। एक बार उसी आवारा लड़के की माँ घर पर आई और कहने लगी कि 1 महीने बाद मुझे शादी करनी है, विदाई उसी समय होगी जब इसका भाई आ जाएगा। इन्हीं दिनों गुड्डू भी अपनी माँ से ये कह रहा था कि उसकी शादी दिशा से कर दी जाए, ताकि भरत आकर कोई बवाल ना खड़ा कर दे। शादी हो जाएगी तो वो उसे एक्सेप्ट ज़रूर करेगा। ये बात जब दिशा ने सुनी तो बहुत परेशान हो गई थी। ईशा से अभी उसने इस बात का जिक्र किया तो वो कहने लगी कि मैं कभी भी तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं होने दूंगी। उनकी यही कोशिश यही थी कि कभी उनके हाथ में रचना का फ़ोन लग जाए तो वो भरत को सारी बात बता दें, क्योंकि उनका घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया गया था। रचना हर समय उन्हें हर घर के कामों में लगाए रखती थी या फिर कमरे में बंद रखती थी। एक बार वो दोनों बहनें लाउंज में सो रही थीं कि जब रात को देर से गुड्डू घर आया था। दोस्तों ने आज उसे ज़्यादा ही शराब पिलाई थी, इसलिए नशे से चूर था। घर के मेन दरवाजे की चाबी उसके पास थी। उसने जब दिशा और ईशा को सोते हुए देखा तो दिशा के मुंह पर हाथ रख दिया। दिशा फौरन से उठ गई। वो चिल्ला नहीं सकती थी क्योंकि गुड्डू ने उसके मुंह पर हाथ रखा हुआ था। उससे ज़बरदस्ती हाथ से घसीटते हुए अपने कमरे में ले गया और कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। इससे पहले कि वह उसका हाथ हटाकर शोर मचाती, गुड्डू उसे अपने बेड पर धकेल चुका था और उसका ही दुपट्टा उसके मुंह पर बांध दिया। कहने लगा, ऐसे तो तुम मेरे काबू में नहीं आओगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा कि तुम्हें मजबूरन मुझसे शादी करनी पड़ेगी और फिर तुम्हें बताऊँगा कि गुड्डू क्या चीज़ है। बहुत गर्व है तुम दोनों को अपनी सुंदरता पर। तुम लोग मुझे बुरा समझती हो, आज तुम्हारी इज्जत को तार तार करके रख दूंगा। इससे पहले कि वो कोई गलत तरह की हरकत करता, बाहर की डोरबेल बजी। रात के 1 बजे का समय था। गुड्डू परेशान हो गया कि इस समय कौन आ सकता है। उसने दिशा के दोनों हाथ भी बांध रखे थे और मुंह पर भी दुपट्टा बांध रखा था। उसे कमरे में ही छोड़कर वो बाहर आया। तब तक रचना ने दरवाज़ा खोल दिया था। सामने भरत को देखकर तो वो हैरान रह गई थी। भरत घर के अंदर आया, कहने लगा, मैंने सोचा सरप्राइज़ दूं। ये देखकर तो गुड्डू की भी हवाइयाँ उड़ गई थीं। उसकी सास भी परेशान थी। दिशा ने जब भाई की आवाज़ सुनी तो दरवाजे के पास आकर दरवाज़ा खटखटाने लगी। ईशा भी उठकर भाई के साथ लगकर रो रही थी। दरवाजे की आवाज़ सुनी तो भरत फौरन कमरे में गया। जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो दिशा के मुंह पर और हाथों पर दुपट्टा बंधा देखा तो परेशान हो गया। फौरन उसका दुपट्टा खोला तो वो रो रोकर गुड्डू की हरकतें बताने लगी। ये सुनकर तो भरत गुस्से में आ गया। उसने गुड्डू को बहुत मारा, मार मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। रचना रोने लगी, कहने लगी, तुम्हारी बहन मेरे भाई पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। वो कहने लगा, मेरी बहन अपने हाथ और मुंह खुद नहीं बांध सकती। फिर जब उसने पूछताछ की तो पता चला कि ईशा का रिश्ता जिस लड़के से किया गया है वो एक आवारा लड़का था। उसने फौरन रिश्ता तोड़ दिया, रचना को भी उसके घर भेज दिया और अपनी दोनों बहनों के रिश्ते अच्छी जगह पर तय किए। रचना को भी डाइवोर्स दे दी, क्योंकि जानता था कि वो कभी भी रचना पर भरोसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना तो रचना की माँ ने उसकी अच्छी परवरिश की थी और ना ही अपने बेटे की। समय रहते भगवान ने दोनों बच्चियों की इज्जत को बचा लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।